हमारी कार्यशाला की यह 13वीं बैठक है। हम लोग सहज रूप से मैत्रीपूर्ण ढंग से प्रेम क्या है इसका अपने हृदय में, जीवन में, संबंधों में अन्वेषण कर रहे हैं। प्रेम के बिना जीवन जैसे कोई काठ का जीवन, सूखे काठ का, जिसमें कोई प्राण नहीं बहते हैं, जिसमें कोई रसधार नहीं बहती है। हाँ, उस काठ की पुतली बना दिया गई है। उस कठपुतली के जीवन को, जो कि किसी बाह्य ऊर्जा से संचालित होती है, उसे ही हमने जीवन समझ रखा है। इसलिए हम अन्वेषण कर रहे हैं कि हम यदि जीवित हैं तो क्या कुछ ऐसा है जो कठपुतली जैसा नहीं है, जो मशीन जैसा नहीं है, यंत्र जैसा नहीं है। उसी अन्वेषण के क्रम में प्रेम क्या है उसकी हमने जांच पड़ताल शुरू की। और उस जांच पड़ताल के क्रम में सबसे पहले हमने प्रेम क्या नहीं है इस तथ्य का अपने जीवन में, संबंधों में अन्वेषण करना शुरू किया। और सबसे पहले प्रेम संबंध नहीं है इस वक्तव्य की जांच करनी शुरू की। हमने अपने संबंधों की जांच पड़ताल की, उसमें उतरे, देखा तो पाया कि हमारे सारे संबंध, सारी हमारी संबंधों की सूझबूझ, वह सब हमारे संस्कारों के द्वारा निर्धारित है। और वे संस्कार वे सोच विचार की जमीन पर खड़े हुए हैं। फिर हमने आगे बढ़ करके यह प्रश्न उठाया कि वह जीवन क्या है जो इस तरह के संस्कारों और सोच विचार की जमीन पर खड़े संबंधों से मुक्त है। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ, इस असंभव प्रश्न को उठाने में हमारे सारे बनावटी संबंध चरमरा गए, वो गिरने लगे। उनकी वह जो पहले की पकड़ थी, पहले की जकड़ थी, वह ढीली पड़ गई। फिर हमने दूसरे वक्तव्य की जांच की कि प्रेम जीवन नहीं है। यद्यपि ये सारे वक्तव्य हमें घबराने वाले थे, एक बारगी तो बिल्कुल भरोसा नहीं आता था कि प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम जीवन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसे हम जानते हैं प्रेम, वह तो संबंध का ही पर्याय है। जिसे हम जानते हैं प्रेम, वह तो जीवन का ही पर्याय है, वह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन प्रेम जीवन नहीं है, यह बात सिरे से खारिज करने जैसी लगी। लेकिन हमने ठहर करके जब अपने जीवन का परीक्षण किया तो पाया कि जो जीवन हम जी रहे हैं वस्तुतः वह प्रेम के लिए अपात्र है। अपात्र ही नहीं, प्रेम के लिए अपवित्र है।
पवित्र शब्द भी जरा समझ लेना जैसा है। पवित्र का अर्थ उपयुक्त नहीं होता है। एक पात्र उपयुक्त है, वह आप थाली में जो कि जूठी पड़ी हुई है ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें ताजा भोजन ले सकते हैं, बासी भोजन ले सकते हैं, भोग ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन वह थाली जो जूठी है, मैली है, जिसमें जंग लगा हुआ है, जिसमें चीकट मैल बैठी है, उसमें प्रसाद कैसे लीजिएगा? वह प्रसाद लेने के लिए अपवित्र है। शुभ है कि उसमें प्रसाद उतरता नहीं तो प्रसाद की भी महिमा भंग हो जाती। हम तो चाहते हैं कि हमारे इसी बनावटी जीवन में प्रेम उतरे, खींच करके हम ले आए। दावे, दंभ, वादे सब हम इसीलिए करते हैं कि इसी जूठी थाली में, जो कि लाखों साल से माजी नहीं गई है, जो लाखों साल से धोई नहीं गई है, जिसमें एक के बाद एक मैल मैल की ही प्रक्रिया चल रही है। विचार मैल ही तो है हमारे भीतर। जिस चित्त में सतत विचार चल रहे हैं, विचार अर्थात बासी, विचार अर्थात जूठन, विचार अर्थात बस शब्द और प्रतीक, वे सब जो नैसर्गिक जीवन का पात्र है, उसमें अनावश्यक रूप से, अनधिकृत रूप से जूठन ही तो पैदा कर रहे हैं। अच्छा है कि उसमें प्रेम नहीं उतरता। हम तो चाहते ही हैं कि जो घसर पसर जूठ मीठ हम खा रहे हैं, उसी में प्रेम का स्वाद भी आ जाए। हम जो जला कटा भख रहे हैं, उसी में प्रेम का पायस भी आ जाए, प्रेम की खीर भी आ जाए। अच्छा है नहीं आता, अच्छा है कभी नहीं आया, अच्छा है कि कभी नहीं आएगा। हमने पाया कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह बस एक जूठन है, सेकेंड हैंड लाइफ, बासी है, उसमें सब कुछ बासा है। कैसे प्रेम उतरेगा? हमने फिर सवाल उठाया कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त। फिर जब इस सवाल को उठाया हमने, तो इस सवाल के साबुन से, इस सवाल के जल से वह सब जो मैल था तथाकथित जीवन का, जो कि सोच विचार के बासीपन से हो रहा था, वह सब मैल कट गया। वह सब मैल गिरने लगा जो जीवन पर बासीपन का था। वह सब कुछ धुल करके नीचे गिरने लगा, जो कि अपात्रता का कारण था हमारे अंदर। यहां तक कि हम खुद भी उस प्रेम के समक्ष मैल है और हम भी धुल करके गिरने लगे। इसलिए हमें भी नहीं पता चल सकता, चल सक रहा है, चल सकता है कि प्रेम क्या है, वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमने सवाल उठाया कि प्रेम कारण से नहीं है, प्रेम कारण में नहीं। यह भी बड़ा चौंकाने वाला वक्तव्य है कि प्रेम कारण नहीं है, जबकि हमारे जीवन में सब कुछ कारण है, सबके पीछे कारण है।
बिना कारण के तो जीवन में कुछ भी है ही नहीं। हर विचार एक कारण है दूसरे विचार का, और हर विचार किसी विचार के कारण आया है। यहां तक कि हम स्वयं भी बिना कारण है, यह बात हमारे प्रमाण में नहीं है, हमारी सिद्धि में नहीं है। हम बिना विचार के कारण के अपना अस्तित्व ही नहीं सिद्ध कर पाते, नहीं सिद्ध कर सकते। फिर हमने परीक्षण किया कि वह क्या है जो कारण से मुक्त है। हमने जीवन हटा दिया, संबंध हटा दिया, और सिर्फ सिर्फ एक शब्द लेकर के आए, कला भी हटा दी, एक शब्द लेकर के आए, वह क्या है जो कारण से मुक्त है। उत्तर फिर भी कुछ नहीं आया, हमारे हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा। हाँ, पलट करके जब हमने थोड़ा सा झांका, देखा, तो पाया कि कारणों की वह जो विराट एक आंधी भीतर चलती रहती थी, वह आंधी गिरने लगी, वह आंधी डूबने लगी, समाने लगी, उस आंधी का अंत होने लगा। वह क्या है जो अकारण है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सीधे देखा, सहजता से देखा, सरलता से देखा कि हम खुद ही कारण हैं। यदि हम खुद ही कारण हैं, तो जो अकारण है वह हमें कैसे उपलब्ध हो सकता है, वह हमें कैसे छू सकता है। हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमने इस वक्तव्य की छानबीन शुरू की कि प्रेम दो नहीं है। इस कार्यशाला में एक से एक प्रश्न ऐसे उभर करके आए हैं, एक से एक वक्तव्य ऐसे उभर करके आए हैं जो हमारी सोच समझ की सारी जमीन को छिन्न भिन्न कर देते हैं। हमारे सारे हिसाब किताब को, हमारे सारे गणित को, हमारे सारे समायोजन को, आयोजन को बिखेर करके रख देते हैं, तोड़ करके रख दे रहे हैं। अब भला प्रेम दो नहीं है, कैसी यह बातें हैं? यदि प्रेम दो नहीं है, तो फिर प्रेम का अर्थ क्या है? यदि प्रेम को लिया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता, मैं नहीं हूं प्रेम में आप नहीं है, तो प्रेम का अर्थ क्या है? फिर प्रेम का आशय क्या है? फिर प्रेम का औचित्य क्या है? क्योंकि हमने एक ही चीज को जाना है जिसमें प्रेम लिया जाता है, लेने वाला होता है, प्रेम देने वाला होता है। लेकिन यह तो कुछ बात ऐसी है कि प्रेम में कोई दो ही नहीं है। पर हमने धैर्य से परीक्षण किया इस वक्तव्य का कि हमारे जीवन में यह जो दो है, यह क्या है, कैसे बनता है, क्या वास्तविकता है, क्या भूमि है जिससे दो निकल करके आता है? क्या दो होना अस्तित्व का नैसर्गिक स्वभाव है, या दो होना कोई आरोपित, आयोजित, थोपी हुई बात है, थोपा हुआ एक सम्मोहन है? हम उसमें प्रवेश किया, हमने देखा कि हमारे भीतर जो यह सतत यांत्रिकता गतिमान है, जिसका आधार स्मृति, शब्द, प्रतीक, धारणाएं, ख्याल, भावनाएं, यह सब कुछ है जो कि अवास्तविक है। वह याददाश्त जो मुझे आज है,
कल के संदर्भ में, कल की घटनाओं के संदर्भ में वह याददाश्त सिर्फ एक सूचना के रूप में है, प्रतीक के रूप में है। वह घटना नहीं है जिसकी याददाश्त है। पर हमारी सारी जीवन शैली इसी याददाश्त के आधार पर निर्मित एक बनावटी प्रक्रिया से संचालित है, निर्धारित है, उमग रही है, पैदा हो रही है। हमने देखा कि इस पूरी विचार प्रक्रिया में ही दो है। यदि इस विचार प्रक्रिया का उपयोग न किया जाए, हम किसी भी चीज के संदर्भ में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। यहां तक कि हम खुद के संदर्भ में भी कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। हमारा अपना होना ही इस विचार प्रक्रिया के टूटने वाले ढंग से निर्धारित है। हम जब कहते हैं कि मैं हूं, तो यह मैं और होना, यह दो बातें हैं, यह दो पार्ट्स में टूटी चीजें हैं। मैं फला हूं, तो वह फला और मैं, उनके बीच का अंतराल, यह खंड है, यह टूट है। जो हमने यह परखा, जांचा, हमारे जीवन में जो भी कुछ है जिसे हम जीवन कहते हैं, वह दो का ही प्रसार है। और वह दो वास्तविक नहीं है, वह उस यांत्रिक जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है जो कि स्मृतियों, शब्दों, ख्यालों से चल रही है। फिर हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो दो से मुक्त? कोई उत्तर नहीं आया। उत्तर आ भी कैसे सकता है? जो दो से मुक्त है, उसकी हमें प्रतिभिज्ञा हो भी कैसे सकती है? इसलिए हमने वहां भी अपने हथियार डाल दिए। वहां भी हमें कुछ हाथ नहीं आया। हाँ, इस असंभव प्रश्न में को उठाने में कि वह क्या है जो दो से मुक्त है, हमारा सारा दो भरभरा करके गिरना शुरू हो गया। फिर हम आगे बढ़े। हमने सवाल उठाया, हमने इस प्रश्न की जांच की कि प्रेम कारण नहीं है। प्रेम समय नहीं है। प्रेम समय के गर्भ से नहीं पैदा होता है। फिर हमने अपने जीवन की छानबीन की, पड़ताल की, उसमें गहरे उतरे, पता लगाया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है। वह समय नहीं जो घड़ी का समय है, वह समय जो हम अपने भीतर इस दुनिया में अलग अलग रूप से चला रहे हैं, या जो समय हम अलग अलग व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है, वह मानसिक समय, वह समय जिसमें अतीत है, भविष्य है और उनके बीच में एक तथाकथित रूप से झूलता हुआ वर्तमान है। उस समय की संरचना अस्तित्व ने नहीं की है। इस समय की संरचना इस सोच विचार की प्रक्रिया ने की है, इस यांत्रिक प्रक्रिया ने की है, इस बनावटी प्रक्रिया ने की है। तो हमने अपने जीवन में, अपने संबंधों में, अपने होने में यह प्रश्न उठाया कि क्या कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है? खूब हमने पड़ताल की, पर समय से मुक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। थोड़ा सा स्थगन, निलंबन लगा कि आप किसी सुंदर दृश्य के सामने होते हैं तो समय खो जाता है, पर वह उस दृश्य की महिमा है। जब आप
पहाड़ के पीछे से उगते हुए सूरज को देखते हैं, जिसकी रश्मियां नदी की जलधारा पर पड़ रही होती हैं, जिसकी किरणें नवजात पत्तों पर खेल रही होती हैं। अब आप मंत्र मुग्ध होकर के थोड़ी देर के लिए समय के पार जो है उसका बस एक अनुभव जैसा कर लेते हैं, पर वह अनुभव भी झूठ है, क्योंकि अनुभवता है वहां पर। तो हमने खूब पड़ताल की, कुछ हाथ नहीं लगाया, लगा कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो जो समय से मुक्त है। समय बनावटी संरचना, और ऐसी बनावटी संरचना में भला प्रेम का फूल कैसे खिल सकता है? फिर हमने असंभव प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो समय से मुक्त है। उत्तर फिर भी कुछ नहीं आया। यह ऐसी परीक्षा है जिसमें उत्तर नहीं आता। ये पंडितों का काम है जो उत्तर लेके आते। यह शिष्यों का लक्षण नहीं है जो उत्तर लिए घूमे। जो शिष्य उत्तर लेकर के घूमता है, शिष्य का अर्थ गुरु का शिष्य नहीं, शिष्य का अर्थ है जो सीखने को तत्पर है, जिसके जीवन में सिखाई चल रही है, उसे हम शिष्य कह रहे हैं। उत्तर यहां भी कुछ नहीं आया। कि वह क्या है जो समय से मुक्त है। हाँ, समय की संरचना ओझल होनी शुरू हो गई, बस इतना हम कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने सवाल उठाया इस वक्तव्य पर कि प्रेम व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है, प्रेम व्यवहार नहीं है। हम तो सारे प्रेम को व्यवहार में ही खींच कर लाए हैं कि बड़ा आपका व्यवहार प्रेम पूर्ण रहा है। उन मैं बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार करूं, हमारे व्यवहार आचरण सब में प्रेम भरा जाए। यही तो सब हमारा तथाकथित जीवन रहा है। पर हमने परीक्षण किया इसका, व्यवहार क्यों, ऐसे किसी व्यवहार का आयोजन क्यों, ऐसे किसी आचरण की संकल्पना क्यों जो कि प्रेम पूर्ण हो। हमारा जीवन कुछ और गाथा कह रहा है, पर हमारा व्यवहार कुछ और। यह क्या एक पाखंड नहीं है? यह खुद को दिया जाने वाला धोखा एक गहरी प्रवंचना नहीं है? प्रेम व्यवहार नहीं। प्रेम हमारे इन तथाकथित आयोजित व्यवहारों का लक्षण नहीं। ये सब कुछ जो हम अपने व्यवहार में प्रेम के नाम पर, आदर के नाम पर, सत्कार के नाम पर करते हैं, वह प्रेम नहीं है। वह थोपी गई बात, वह एक बनावटी संरचना को भर भरा के गिर न जाए इसलिए थोड़ा सा सुझाव दे करके, सम्मोहन दे करके चलाने वाली बात। प्रेम व्यवहार में कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आता है। हाँ, प्रेम की उपस्थिति से बहुत कुछ हो सकता है। हमने कल बात की, जैसे कैटेलिटिक एजेंट होता है, जैसे आकाश कुछ नहीं करता, मौन उपस्थित है यहाँ, और हम सब लोग उसी में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, अपने जीवन के गहरे प्रश्नों को उठा रहे हैं। सूरज वहां मौन उपस्थित है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसी की उपस्थिति से हम आप सप्राण है, जीवित है। अगर सूरज बुझ जाए, हम लोगों को बुझने में कुछ ही मिनट लगेंगे। फिर कल बीती रात का हमारा प्रश्न रहा, जहां मैं है
वहां प्रेम नहीं है। जहां मैं है वहां प्रेम की कहीं से कोई संभावना नहीं। यह प्रश्न जहां मैं है वहां प्रेम नहीं है हमारी संपूर्ण कार्यशाला के सारे प्रश्नों को एक मुश्त लेकर के सिमट गया है। हम जिसे जानते हैं उसे मैं से युक्त जानते हैं, जान सकते हैं, और मैं से युक्त ही तो होगा। यदि मैंने जाना कभी तो मैं ही तो जानने वाला होऊंगा। कभी जाना था तो मैं ही जानने वाला था। अभी अगर मैं कहता हूं कि मैं प्रेम करता हूं तो मैं ही तो हूं जो प्रेम करता हूं। तो यही हमारी अब तक की परिभाषा रही। पर प्रेम मैं से सर्वथा मुक्त है। मैं प्रेम की छाया तक को भी नहीं समझ सकता है। धोखे जरूर दे सकता है, जो कि हमने एक दूसरे को धोखे दिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपको इतना प्रेम किया हूं, आपने उतना प्रेम नहीं किया। यह सब धंधेबाजी है, यह सब व्यापार, बड़ी खरी खरी सी बातें हैं, बड़ी खोटी सी लगने वाली बातें हैं, लेकिन खोटी हमारे तथाकथित जीवन के लिए, और रत्नवत जिस जीवन का हम अन्वेषण कर रहे हैं उसके लिए। जहां प्रेम है वहां मैं का कोई भी स्थान नहीं हो सकता है। तो बीती रात की बैठक में, पिछली बैठक में हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि वह क्या है जो मैं से मुक्त है। उसमें जो भी अवलोकन हम सब साथियों ने किया है उसको यहां साझा करें क्रम से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए बैठते हैं, उसके बाद यह हमारी कार्यशाला की 13वीं और इस बैठक है। इसके बाद सिर्फ एक बैठक है जो कि साधुवाद की होगी। इसलिए निचोड़ में क्या पकड़ में आया है इस कार्यशाला में, वह जो इस प्रश्न को देखते हुए कि वह क्या है जो मैं से मुक्त है, फिर हम आगे बात करेंगे। स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। जी प्रणाम। यहाँ पे जैसा कि मालूम है
गर्मी बहुत है। अभी भी सवेरे थोड़े से हल्के से बादल मतलब हैं, धूप उतनी तेज नहीं निकली है आज। और कुछ आज पंछी भी दिख रहे हैं आकाश में उड़ते हुए। बाकी फिर भी उमस बहुत है। कल शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी, जिसके कारण जमीन तो गीली हुई, बाकी उसकी अभी उमस निकल रही है बाहर। और जहां तक प्रश्न है कि वह क्या है जो मैं से मुक्त है, कितना भी इसमें अवलोकन करो, कितना भी ये करो, तो हर तरफ तो मैं हूँ। जो अवलोकन कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। हर तरफ तो मैं ही है। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि मैं तो बनावटी है, ओरिजिनल मैं तो है नहीं। और जब मैं ही बनावटी हूँ और मैं ही हर तरफ हूँ, तो फिर क्या बचता है ऐसा? खाली अगर वैचारिक तौर पे देखा जाए, जैसा कि हम सुन रहे हैं कार्यशाला में, कि एक प्रेमी है जो मैं से मुक्त होता है, बाकी इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं इसका कोई अनुभव नहीं है कि ये जो प्रेम है मैं से मुक्त है। अभी तक समझते थे कि ये प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम है, किसी से संबंध है उसी को प्रेम समझ बैठे थे। परंतु इस कार्यशाला ने वो सब गिरा दिया, पूरा मैं का ढांचा ही गिरा दिया। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। यहाँ पे आसमान साफ है, दूर कहीं बादल है, चांद है एक तरफ और एक तरफ सूरज है। सूरज की रोशनी से सब प्रकाशित हो रहा है। यहाँ सबके ऊपर किरणें गिर रही है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक मोर देखा। उसको देख के पता नहीं ऐसा लगा उसकी जैसे मैं खो रही हूँ। एक खिलाड़ी को बोलते देखा तो पता नहीं ऐसे लगा कि जैसे उसकी आवाज सुनकर खो रही हूँ। एक भंवरे को फूल पे देखा तो कभी इस फूल पे जा रहा है, कभी उस फूल पे जा रहा है। वहां पे भी देखा कि मैं खो रही हूँ। और एक सामने छोटा सा पौधा है, उसके ऊपर
कांटे हैं, लेकिन उसका फल तो मीठा है। उसने अपने कांटे रखे हैं उसकी रक्षा के लिए, बस इतना ही आया था दिमाग के अंदर। लेकिन इसमें भी मैं खो रही हूँ, क्योंकि इसके आगे कोई वर्णन नहीं है। ये सारे के सारे पौधे हैं, इसमें देख रही हूँ कुछ भी मक्खी आ रही है। यह सब कुछ भी जैसा भी है, उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं खो रही हूँ, जैसे कि उनके साथ, उनके होने में पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि शामिल हो गई हूँ। तो यहाँ से पता नहीं खो गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मालूम नहीं। और आपने ये कार्यशाला शुरू की, तो आपके लिए भी पता नहीं ऐसा नहीं लग रहा, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं खो रही हूँ। जैसे इन सभी को देख के ऐसा लग रहा है कि खो रही हूँ, तो पता नहीं यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं खो रही हूँ। आपके लिए कोई शब्द नहीं आ रहा मेरे लिए। और जैसे ये पौधा मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर कांटे हैं, ये अपनी ऊपर उसका फल है, दूसरों को ये फल देता है, दूसरे फल खाते हैं, बहुत मीठे हैं। आपके लिए आभार कहना भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। अनुग्रह तू, ये कहना भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। कुछ भी कहना हर किसी के लिए, जो भी यहाँ पे है, कुछ भी कहना छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं खो रही हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अच्छा ब्राइटनेस है मॉर्निंग का, और आज संडे है तो थोड़ा शांत है, लोगों का उतना मूवमेंट नहीं है। और मेरे सामने एक सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, मेरे जीवन में क्या है जो मुझे समझता है, इसका तो मुझे पता नहीं।
हम हमारा पूरा जीवन मैं के चश्मे से देख रहे हैं, तो मैं का चश्मा लगा के देखेंगे तो हर चीज मैं से ही दिखेगा, उसके सिवा तो कुछ दिखने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये जो सजीव जीवन है उसको हम अपने निर्जीव मैं के थ्रू जिए जा रहे हैं। और आपने कल कहा था कि प्रेजेंस इटसेल्फ इज लव, उपस्थित होना ही प्रेम है। लव का ऐसा डेफिनेशन शायद ही इसमें को आता, शायद मैं समझ पाता ये मैं कि उपस्थित होना ही प्रेम है। और प्रेम के सारे भ्रम, सारे प्रश्नों ने तोड़ दिए। प्रेम जो जीवन का सजीव होने का बोध देता है, उसको इस मैंने पोल्यूट कर दिया है लगता है। हम अपने आई के थ्रू ही थिंक करते हैं, फील करते हैं, एक्ट करते हैं। हमारे सेंसेस में भी आई ही है। आई के थ्रू तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। हमने तो अपने आई को अपने कन्वीनियंस समझ रखा है। आई हमको लाइफ जीने में कन्वीनियंस होगा आई के थ्रू, लेकिन हमने अपने अवलोकन में यही एक्सपीरियंस किया है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है कि आई आपको सिर्फ सफरिंग दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, या फिर आपको जीवन भर भ्रमित ही रख सकता है, हिप्नोटाइज्ड ही रख सकता है। वो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट होने में एक बाधक ही होगा। ऐसे कितने जन्म हमने खो दिए इस आई के साथ, पता नहीं। आई से मुक्त जीवन का तो पता नहीं, लेकिन आई के साथ जीवन कैसे पोल्यूट और आर्टिफिशियल हो गया है ये एकदम क्लियर है अभी। उसके बाद तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। थैंक यू। सुप्रभात। बहुत सारे फूल खिले हुए हैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, लेकिन जिसके गुलाब है तो उसमें कुछ में कम पंखुड़ियां हैं, कहीं पर ज्यादा है, लेकिन जिसके भीतर भी जितना सामर्थ्य है, सारे फूल ऐसे ही अपने मौज में खिले हुए हैं। सूरज के किरणों की आभा पेड़ों पर पड़ रही है, आसमान बिल्कुल साफ है, कुछ कुछ पंछी भी आसमान में जा रहे हैं। किंगफिशर के आवाज भी दूर से आ रही है। व्हीकल्स के हॉर्न्स की आवाज भी आ रही है। दूर दूर से पंछियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, आसपास नजदीक में नहीं। आज प्रश्न जो है कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और प्रेम क्या है का जो है कि, तो उसमें तो यह तो निश्चित हो रहा है कि मैं से युक्त कुछ भी है तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है यह तो नहीं कह सकते, पर एक ऐसा भी है कि जो कठपुतली जैसा, जैसा कि आपने कहा कि जिसको पूरी यांत्रिकता है या व्यस्तता है,
और जो बिल्कुल समयाधीन है, जो बिल्कुल समय के बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है। हम इसको मैं कहे कि क्या कहे, तो यह जो एक समयाधीन है, जो मैं उसके साथ, उसके बिना चल ही नहीं सकता, उसके साथ ही चलता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी है जो समय के साथ जो चल रहा है, उसके पार भी कुछ तो है। उसको शब्दों में कितना अभिव्यक्त कर सकते हैं ये तो नहीं कह सकते। पर मुझे जैसे कि कल ही भीतर यह अवलोकन पूरा दिन रहा कि व्यस्त बाहर भौतिक तल पर बिल्कुल व्यस्तता है, और इसको समय के जिसके हमको करना भी कुछ हो तो भी हम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल एक यांत्रिकता की तरह मैं को चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी भीतर कुछ तो ऐसा है निश्चित, जहाँ पर समय नहीं पहुंचता। ऐसा मुझे तो ऐसा अवलोकन मिला। धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज सुहानी सी हवा चल रही है। यहाँ छत से सामने मिट्टी के बड़े बड़े टीले दिखते हैं। उन पे लहरें बनी हुई है जो हवा से बन जाती है, और झाड़ियाँ उगी हुई है टीलों पर। सर, इधर पश्चिमी राजस्थान में जो वृक्ष होते हैं, छोटी पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं, क्योंकि छोटी पत्तियों पानी की कमी है, तो वहाँ छोटी पत्तियों वाले वृक्ष ही ज्यादा होते हैं। झाड़ी टाइप के पीपल, ये पेड़ भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे सामने पीपल है जिसमें सारी पत्तियां नई है एकदम। वो हरा रंग जो अभी मैच्योर नहीं हुआ, बहुत सुहाना सा लगता है। मेरे पास कुछ भी ऐसा है जो मैं से मुक्त है, ये सोचने में, इस बारे में कल मैंने विचार किया। विचार के अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। बहुत कोशिश करी पूरी, मतलब अपनी जो ऊर्जा थी पूरी लगा दी उसमें, सर सब कुछ झोंक दिया, उसका पार पाया नहीं। सब कुछ जो है मैं के दायरे में ही है। मैं से जो भी निर्मित हुई है सब कुछ आंखों के सामने है। फिर अभी आपने एक बात कही थी, कोई घटना जो पास्ट में हुई है और उसकी जो इमेज हमारे मन में बनी है, वो इमेज वो घटना नहीं। तो सर इसमें चौंकाने वाली बात थी वो। जीवन भर हम यही करते हैं, पास्ट की चीजों को लेके, इमेजेस को लेके साथ में चल रहे होते हैं, और भविष्य में भी उन इमेजेस के आधार पर इमेजेस बनाकर भविष्य को अपने मन में निर्माण कर लेते। ये तो सर वैसा ही हुआ जैसे मेरा फ्रेंड मेरी फोटो लेके घूमता फिरे और सबको बोलता रहे ये रहा दिलीप, ये रहा। वहां दिलीप तो है ही नहीं, वो तो फोटो है। तो सब उसको मूर्ख कहेंगे। तो एक अर्थों में तो मैं मूर्ख ही हूँ जो पुरानी इमेजेस लेके, पुरानी इन द सेंस 1 मिनट पहले भी जो हुआ है इसके बारे में जो मैंने इमेज बनाई है वो भी मैं लेके घूम रहा हूँ, और उसके आधार पर कल क्या होगा उसको भी लिए घूम रहा हूँ। तो ये तो सर बहुत हंसी भी आती है, दुख भी होता है। सर एक बात कल और कौन दी थी, अभी 2-4 दिन पहले मैं गाय को रोटी देने जा रहा था। रोटी के साथ मिठाई भी थी जो बच गई थी, काम नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा
गाय को दे देता हूँ। मैं गया गाय को देने के लिए, तो वहां मैंने देखा गाय ने सिर्फ रोटी खाई और मिठाई से मुंह फेर लिया। तो वहां मैं हैरान था कि अरे हम तो इसके पीछे घूमते हैं, इसकी कीमत ज्यादा है, रोटी तो कोई बात नहीं, इसकी कीमत ज्यादा ही है, इसको क्यों नहीं खा रहे। और ऑब्वियसली टेस्ट वाइज भी रोटी और मिठाई को चुनने को मिले तो मैं तो मिठाई चुनूंगा। फिर ये लगा ग्रहण करने योग्य क्या है और त्याज्य क्या है, इसकी समझ तो जानवर को भी है। और जो विचार मुझे मिले हैं उसका और मन का काम शायद यही है जो मुझे ये बताए क्या त्याज्य है और क्या ग्रहण करने योग्य। पर हम उतना सटीक क्यों नहीं करते जितना उस जानवर ने कर दिया। तो मनुष्य को ये जो मन मिला है उसकी उपयोगिता क्या है, ये प्रश्न मेरे अंदर बार बार से आ रहा है। इसका क्या मतलब है, अस्तित्व ने क्या ये हमें जो टूल दिया है भटकने के लिए दिया है, ऐसा मतलब उसकी उपयोगिता क्या है, मुझे ये चीज समझ में आ नहीं रही है। विचारों से मेरा निर्माण हुआ है और मैं भटक रहा हूँ, तो ये भटकाव वाला टूल हमें मिला क्यों है। बस यहाँ आके रुक गया करता, कुछ है नहीं है ज्यादा कुछ। धन्यवाद। हम गैलरी में बैठे हैं, सामने आम के पेड़ है जिसमें कैरिया थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी पत्तों के ऊपर कैरिया दिख रही है, हर तरफ सूरज की रोशनी फैली है, पंछियों की आवाज आ रही है। जो कुछ भी है सब कुछ मैं से मुक्त में ही है। जैसे मैं से मुक्त हो वही जीवन है, वही जीवंतता है। मैं से मुक्त होते ही प्रेम है, मैं से मुक्त होते ही समर्पण भी वही है, आज्ञा का द्वार भी वही है, सब कुछ वही है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज की सुबह बहुत ही सुंदर लग रही है, हर रोज से ज्यादा आज सुहावनापन लग रहा है। कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, प्रश्न का जवाब भी नहीं है, बस एक शांति सी है, बस इतना ही। Only I can say right now is good morning. प्रणाम सभी को। रोज सुबह आसपास में होता है जिसका अवलोकन इस मैं के द्वारा किया जाता है या इन इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, वो तो आज भी दिखाई दे रहा है।
लेकिन उसी को मिटाकर पहुंच कर अगर कुछ है वो नहीं दिखता। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा कि मैं के बिना क्या हो सकता है। बस इतना ही। मैं के बिना वो जीवन क्या है, ये प्रश्न जब अवलोकन में जाते इस प्रश्न के साथ, तो सारे मैं के युक्त चीजें दिखने लगते हैं, उस पर प्रकाश होने लगती है। अब तो ये पता ही चल गया है कि वो जो दिख रहा है मैं से युक्त, वहाँ पे कोई उसकी सच्चाई नहीं है। वो पूरा मेरे थॉट से बना हुआ एक इमेज से, थॉट से, मेमोरी से आया हुआ एक कंप्लीट आर्टिफिशियल थिंग है, और उससे निकलने के लिए भी ये मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेम भी अगर वो मैं कर रहा है वो भी व्यर्थ है। तो एक बहुत ही अंदर एक्सट्रीम क्लैरिटी है, उसके साथ बहुत एक फिर रिलीफ भी है कि अब वो फेकनेस, आर्टिफिशियल चीज दिख गई है। अब मैं वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो अभी अभी ये समझ के साथ जब जब भी अवलोकन ऑर्गेनिकली आता है, वो अगर मैं सोच के बैठूंगी अभी मैं अवलोकन करूंगी, वहां पे भी मैं है। अब ये एक धारा बन गई है। ये जहां जहां भी मैं से युक्त वो दिखा, और वो दिखने से जो घटता है घटता है। अब वहां पे ये अवलोकन अगर ऐसे जारी रहे या आता रहे, तो यही बस अब जो देखना है कि मैं से युक्त क्या क्या है सामने, ये दिखता रहे। और उसके उसके ये पूरी धारा से जो आगे आएगा और जो अभी आ रहा है, वही वही देखेंगे। अभी तो मैं के लिए करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। और नमस्कार सभी को। सुबह आज जो थोड़ी सी रोज जितनी ठंडक नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत हवा यहाँ किनारे से आ रही। मुझे यहाँ पर अपनी वो बालकनी वाला जो खुला स्पेस है वो दिख रहा है, जहाँ से हवा आ रही है। और थोड़ी बहुत बाहर की आवाजें हैं, लोगों की, गाड़ियों की, के दुख के पक्षी बोल रहे हैं। तो देविका जी ने कल एक बात कही थी कि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत लाउड, बहुत एग्जैजरेटेड जी रहे हैं। और ये चीज दिखती है कि इस एग्जैजरेटेड और लाउड लाइफ के साथ हम कितना कंफर्टेबल हो गए। उन्होंने कहा था कि हमारे जो पूर्वज जिस जिंदगी को जी रहे थे, शायद उनके जीवन में थोड़ा एक ठहराव था। नो डाउट उस समय भी दुख रहे होंगे, उस समय भी ये मैं की संरचना तो रही ही होगी। और कल के प्रश्न के अवलोकन के साथ में ये दिखता है कि हम अगर उतना भी अगर पहुंच जाए, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि हमने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है इस मैं के साथ में, इस लाउडनेस के साथ में हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि मेरे लिए, खुद के लिए कुछ समय निकाल करके अगर मैं 10 मिनट भी बैठने का प्रयास करूं खुद के साथ में,
वो भी बहुत दूभर होता चला जाता है। जिस दरिद्रता की बात दिलीप भाई ने करी थी एक बार, वो दरिद्रता सामने नजर आती है और फिर दिखता है कि जिस जीवन की आप बात करते हैं वहां पता नहीं क्या है, लेकिन उसके साथ हम कितनी क्रूरता से पेश आ रहे हैं। यदि वह कहीं इस मैं के अवसान के साथ में भी उद्घटित होता है, अगर वो कहीं है, तो उसके प्रति कितनी क्रूरता इस मैं के द्वारा की जा रही है। शब्द कम पड़ जाएंगे सर अगर कल जितने भी विचार इस प्रश्न के साथ में बन करके आए, जितनी भी चीजें उस आलोक में आई कि इस मैं से युक्त जीवन कैसा है, शब्द कम पड़ रहे हैं सर। बस मैं थोड़ा सा क्लियर और कह नहीं पाऊंगा, बस इतना कुछ दिख रहा है कि मैं इतना अभ्यस्त हो गया हूँ इस जीवन के साथ में कि अब खुद पर ही दया आती है। बस इतना ही कह पाऊंगा।
आप म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है सर। एक कविता। आप क्या चुनेंगे, प्रेम को, घृणा को या उपेक्षा को? आपके चुनने में ही आप भर होते हैं, प्रेम नहीं। वह उतरता है भोर बेला में नीम के पल्लव पर, अनामंत्रित प्रथम पावस जलधार की तरह। वह उतरता है भोर बेला में नीम के पल्लव पर, अनामंत्रित पावस की प्रथम जलधार की तरह। धुल जाती हैं परत दर परत पत्तियों पर जमी सारी धूल धमास। टूट कर बह जाते हैं रोम रोम पर चिपके मकड़ी के सारे जाले। छट जाती है नीम की जन्म भर से छाई सारी मुर्दनगी। छट जाती है नीम के जन्म भर से छाई सारी मुर्दनगी। नीम पल्लव फिर से नीम होता है, नीम पल्लव फिर से नीम होता है और होता है हवाओं संग झूम। और होता है हवाओं संग झूम। सूरज किरणों संग वह नृत्य होता है, आकाश संग होता है असीम पसार। बादलों से झरते वर्षा गीतों संग वह गीत ही हो जाता है। नन्हे पंछी तो उसकी पत्तियों की दरातियों पर गर्दन खुजलाने आते हैं और कंच हरे रंग का एक अर्थ नीम भी होता है। जब आप नहीं चुनते, जीवन जी कर विदा कर रहा होता है अपना क्षोभ, अपनी हिंसा, अपना वह सब जो प्रेम नहीं है। जीवन जब आप नहीं चुनते हैं तो जी कर विदा कर रहा होता है अपना क्षोभ, अपनी हिंसा, अपना वह सब कुछ जो प्रेम नहीं है। और आपको भी प्रेम अनामंत्रित उपस्थित होता है अपने अनंत आयामों में। प्रेम अनामंत्रित उपस्थित होता है अपने अनंत आयामों में जब आप नहीं होते। उसकी उपस्थिति पर ही आंख पहली बार आंख होती है। उसकी उपस्थिति पर ही पहली बार आंख आंख होती है। कान पहली बार कान, देह पहली बार देह, मन पहली बार मन और हृदय पहली बार हृदय होता है। प्रेम अनामंत्रित उपस्थित होता है अपने अनंत आयामों में जब आप नहीं होते। मैं के तिलिस्म की तरह नहीं, प्रेम अनामंत्रित उपस्थित होता है जब आप नहीं होते। मैं के तिलिस्म की तरह नहीं, प्रेम के अनंत ढंगों का ही अंतहीन मुस्कुराता ढंग। प्रेम के अनंत ढंगों का ही अंतहीन मुस्कुराता ढंग। परमहंस के जीवन की एक कथा है।
बंगाल के सुप्रसिद्ध तर्कनिष्ठ व्यक्ति केशव चंद्र सेन, जो कि अपने समय में अपने समकालीन सभी लोगों को अपने कठोर और तीक्ष्ण तर्कों से पराजित कर चुके थे, उन्होंने परमहंस से शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। दिन तय हुआ, केशव चंद्र आने वाले थे और रामकृष्ण परमहंस के सारे शिष्य बड़े घबराए हुए थे, क्योंकि केशव चंद्र निर्ममता से सारे तर्कों का, सारे प्रमाणों का खंडन कर देते थे और कोई संभावना नहीं थी कि रामकृष्ण परमहंस उनके सामने टिक पाए। रामकृष्ण परमहंस सीधे साधे व्यक्ति थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बस जो भी उनको थोड़ी बहुत समझ थी उसी से अपनी बात कहने का उपाय करते थे। और केशव चंद्र सेन बंगाल के सबसे बड़े तर्कनिष्ठ थे, सबसे बड़े विद्वान थे। जिस दिन आना हुआ केशव चंद्र सेन का, उसके पहले रामकृष्ण परमहंस बड़े उत्साहित थे, बड़े खुश थे कि आज केशव चंद्र सेन से शास्त्रार्थ होने वाला है। और वे उचक उचक करके देखते थे कि आए क्या, केशव चंद्र आए क्या। जाके दरवाजे पर झांक आते थे, देख आते थे, पूछते थे कि कहाँ पहुंचे, कुछ खबर मिली क्या उनके आने की। बड़े उतावले थे, जल्दी से मिलना चाहते थे कि आज तो केशव चंद्र सेन से शास्त्रार्थ है। उनके शिष्यों ने कहा, देव आप जानते नहीं हैं, वो बहुत बड़े तर्कनिष्ठ हैं, आप इतने उतावले हो रहे हैं, उनके सामने आप टिक भी पाएंगे? तो उन्होंने कहा वो सब मुझे नहीं पता है, पर आज तो मेरा केशव चंद्र सेन के साथ शास्त्रार्थ है और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे होता है। बड़े मतलब एक्साइटेड थे। केशव चंद्र सेन आए, आमने सामने लोग बैठे दोनों और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। केशव चंद्र सेन ने मिनट भर में ही उनके सारे तर्कों प्रमाणों का खंडन करना शुरू कर दिया और निर्ममता से। और रामकृष्ण परमहंस जब वो कोई भी तर्क दें, कोई भी प्रमाण प्रस्तुत करें, रामकृष्ण परमहंस उछल के कहे, वाह 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 वाह, क्या बात कही, क्या बात कही, बिल्कुल ये तो तर्क से काट दिया। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर की होने को लेकर के, परमात्मा को लेकर के जितने भी प्रमाण दिए, वे सब केशव चंद्र काटते चले गए। और केशव चंद्र सेन जैसे जैसे उनके तर्क काटते ही उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। उनके शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि ये कर क्या रहे हैं, और केशव चंद्र के भी जो शिष्य थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि आदमी कर क्या रहा है। फिर किसी ने कान में आके धीरे से कहा रामकृष्ण परमहंस से कि वे आपको ही काट रहे हैं, आपकी ही बात को काट रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात काट रहे हैं, मेरे सारे तर्कों का खंडन कर रहे हैं। वो आदमी भी चुप हो गया कि भाई इनको पहले से पता है। तो फिर भी अब केशव चंद्र सेन धीरे धीरे उनके मन में घबराहट पैदा होने लगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। वह जितना परमात्मा के होने का खंडन करते, उतना ही ये खुश होते थे, उतना ही ये उत्साहित होते थे, आह्लादित होते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। फिर केशव चंद्र चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने तो परमात्मा का खंडन कर दिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अब इससे बड़ा परमात्मा का प्रमाण क्या होगा जो मेरे सामने बैठा है।
ऐसी कुशाग्र बुद्धि, ऐसा अकाट्य प्रमाण केवल परमात्मा ही प्रस्तुत कर सकता है। परमात्मा की उपस्थिति में जो बुद्धि काम करती है वही प्रस्तुत कर सकती है। केशव चंद्र सेन ने लिखा है कि मैं बड़े बड़े विद्वानों से आसानी से जीत गया, पर इस साधारण से बुद्धि वाले व्यक्ति से मैं हार गया। मुझे लगा कि मेरी बुद्धि, मेरी समझ इस व्यक्ति के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं। पहली बार लगा। वह जीवन जो मैं से मुक्त है, उसमें न कोई हार है, न कोई जीत है, न कोई उपलब्धि है, न कोई अनुपलब्धि है। उसमें एक सहज कहें तो उत्सव है, सहज कहें तो महोत्सव है, सहज कहें तो रस सिक्तता है। पर सब कहने की बातें हैं। हम यहाँ तक पहुंच गए कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, उतनी बात काफी है। उसके बाद आगे बढ़ना, उसके बाद की बातें करना सिर्फ कविताओं में शोभा देता है। उन पर कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। अब सिर्फ एक बैठक है शाम की, और 11 बजे से भी जो साप्ताहिक बैठक है वह भी हम लोग जो मित्र आना चाहे मिलने वाले हैं, उस पर भी हम प्रेम पर ही चर्चा करने वाले हैं। इन 7 दिनों में हम लोगों ने लगभग वे सारे बंधन, वे सारी बाधाएं सरका दी हैं जो प्रेम के जल स्रोत को उतरने के लिए बाधा बनती हैं। अब यह उसके ऊपर है कि वह किस भांति प्रवेश करता है। हमने द्वार खोल दिए। सांझ की बैठक के में सब लोग जो भी नट सेल में अपनी बात रख सकें रखें, और संभव हो तो सभी मित्र कुछ न कुछ गीत गाएं, कुछ न कुछ हृदय प्रस्तुत करें जो किया जा सकता है। और अब जब हमने इतना होमवर्क कर लिया है कि प्रेम क्या नहीं है, तब हमारा यह प्रश्न वैलिड होता है कि प्रेम क्या है। सिर्फ प्रश्न, हृदय में सिर्फ प्रश्न है, प्रेम क्या है। उस प्रेम क्या है, इसमें वह सब कुछ जो प्रेम नहीं है वह आलोक में है, वह प्रकाश में है। इस प्रश्न को हृदय में रख करके हम आज फिर दिन में अवलोकन करते हैं, और जो भी कुछ हाथ आता है वह साझा करते हैं। सच में कुछ कहने को अब बच नहीं रहा है। कहना सुनना जैसे अपनी पूर्णाहुति को पहुंच रहा है। तो सांझ की बैठक में फिर मिलते हैं। इस प्रश्न को
दिन भर हम लोग अपने हृदय में रखें प्रेम क्या है। 5 मिनट के लिए बैठे, फिर माज करके यह प्रश्न सांझ तक के लिए मिल अपने साथ में अवलोकन कर दे। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है?